Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss two very important thermodynamic functions, that is Gibbs free energy and Helmholtz free energy. इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके पास कि ये दोनों एनर्जीज किस किस्म की हैं, आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस पे ये एनर्जीज ली जाती हैं, आपके पास इनसे रिलेटेड इक्वेशंस कौन सी हैं, आपके पास दोनों एनर्जीज में डिफरेंस क्या है आपके पास, और दोनों एनर्जीज को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्री एनर्जी से। फ्री एनर्जी क्या होती है बेटा आपके पास? इट इज एक्चुअली द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री एनर्जी टुडे वी आर डिस्कसिंग। आपके पास पहली है बेटे गिब्स फ्री एनर्जी और दूसरा है आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम G से डिनोट करते हैं, जबकि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम A से डिनोट करते हैं। आपके पास कुछ पॉइंट्स जो डिफरेंस हो सकता है मैं आपको बताया देता हूँ आपके पास कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी हैव कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब है इस बात का कि जिस वक्त आपके पास कंडीशंस आइसोथर्मल हो और आइसोबैरिक कंडीशंस हो आपके पास, उस वक्त जो आपके पास यूजफुल अवेलेबल एनर्जी होगी सिस्टम के पास वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगी आपके पास। जबकि बेटा जो आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो क्या है जी? इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव कंट्रोल्ड टेम्परेचर, आइसोथर्मल एंड कंट्रोल्ड वॉल्यूम कंडीशंस हो आपके पास। तो दोनों में फर्क ये हुआ आपके पास कि ये एनर्जी यूजफुल अवेलेबल है अंडर आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस, जबकि आपके पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हुई आपके पास वो कौन सी हुई जी? अंडर आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, ना मजीद आगे बेटा आपके पास बढ़े तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको जी? गिब्स फ्री एनर्जी को आपके पास, फिर हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी जिसे हम डिनोट करते हैं G से, आपके पास उसकी डेफिनेशन क्या बनती है आपके पास, में से डिफाइन करता हूँ। इट इज द फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क अदर देन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन अंडर आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस। आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होती है इन ऑर्डर टू डू द यूजफुल वर्क अदर देन वर्क ऑफ एक्सपेंशन। मैं इसे प्रूव करूंगा आगे आपके पास। अच्छा, वी प्रोसीड फर्दर बेटा, हम गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक को मजीद आगे खोलेंगे आपके पास कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। आपको पता है बेटे जो एनर्जी है वो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है आपके पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास थर्मल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है किसी भी सिस्टम के पास, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है आपके पास, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा। ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, बट रिमेंबर द अपोजिट इज नॉट ट्रू कि आप हर हीट को आपके पास किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं ले जा सकते। क्या मतलब है इस बात का आपके पास कि किसी सिस्टम के पास अगर टोटल हीट कंटेंट हो तो वो सारे का सारा हीट कंटेंट जो है वो किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में नहीं जा सकता आपके पास। तो लेट डिस्कस इट। इस बात को और मैं खोलता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कंडीशंस हो आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस हो, तो इन कंडीशंस के ऊपर बेटा आपके पास जो सिस्टम के पास एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है आपके पास? टोटल एनर्जी जो होती है वो आपके पास क्या होती है जी? एंथैल्पी होती है। आपको एफएससी से पता है द टोटल हीट कंटेंट पोजेस्ड बाय सिस्टम अंडर आइसोबैरिक कंडीशन जो होती है आपके पास वो क्या होती है जी? एंथैल्पी होती है। ये किसी भी सिस्टम के पास आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर ये एनर्जी टोटल हीट कंटेंट हो सकती है आपके पास जो कि अवेलेबल है आपको। अब क्वेश्चन ये है क्या ये टोटल जितनी एनर्जी भी है ये आपके पास क्या कन्वर्टेबल है इनटू द यूजफुल एनर्जी, या यूजफुल वर्क में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर है नो, आपके पास आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है बेटा, ये जो टोटल हीट कंटेंट H है इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम उस हिस्से को नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन बोलते हैं जो कि इस टोटल में से आपके पास। तो वो कौन सा हिस्सा आपके पास? इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एंट्रोपी। क्यों कि आप
उस सिस्टम की जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसके पास, आप उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके आपके पास उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उसे नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते इन ऑर्डर टू परफॉर्म द यूजफुल वर्क। और इसी तरह से एंट्रोपी इज ड्यू टू हीट, तो आप उस एंट्रोपी को बिल्कुल ख़त्म करें और उसकी वजह से जो हीट है आपके पास, आप उसे कन्वर्ट कर दें यूजेबल फॉर्म में आपके पास, ये भी मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अगर मैं इस H में से सब्ट्रैक्ट करूं TS को, जो कि आपके पास टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास, और एंथैल्पी बिगाड़ की सूरत में हीट जो इनकॉर्पोरेट कर गई है सिस्टम में, इसको माइनस करूंगा आपके पास टोटल में से, तो मेरे पास जो आपके पास एनर्जी बचेगी आपके पास, वो यूजफुल एनर्जी होगी आपके पास, वो अवेलेबल होगी आपके पास इन ऑर्डर टू परफॉर्म द यूजफुल वर्क। इसी आपके पास, इसी पैरामीटर को, इसी आपके पास फंक्शन को, इसी मैग्नीट्यूड को जो कि आपको मिलता है कब, जिस वक्त आप टोटल हीट कंटेंट में से आपके पास नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म, इसे मैं कहता हूँ ये टोटल हीट कंटेंट है जो कि एक सिस्टम के पास हो सकता है, ये वाला पोर्शन नॉन कन्वर्टेबल है, मैंने आपको बता दी है नॉन कन्वर्टेबल क्यों। अगर आप टोटल में से नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन जो है वो माइनस कर दें, तो आपके पास पीछे जो हीट कंटेंट बचेगा आपके पास, वो क्या होगा जी, वो गिब्स फ्री एनर्जी होगी आपके पास। ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके पास, अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये असल में मेरे पास अवेलेबल एनर्जी है, ये कन्वर्टेबल एनर्जी है, वो एनर्जी जो कन्वर्ट हो सकती है किस में जी, यूजफुल वर्क में आपके पास। तो ये G आपके पास बराबर है किसके जी, H माइनस TS। याद रखें कंडीशंस क्या होंगी गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, कौन सी कंडीशंस के ऊपर ये एनर्जी ली जाती है आपके पास, आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर ली जाती है आपके पास। अच्छा, केमिस्ट्री में बहुत से रिएक्शंस जो हैं आपके पास, वो जो है आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग लैब में मौजूद हैं बेटे, तो आपके पास लैब के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो स्लैब का टेम्परेचर आपके पास वो कांस्टेंट है, लेट वो चेंज नहीं हो रहा आपके पास, उसके आसपास जो प्रेशर है आपके पास वो 1 atm है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे जो रिएक्शन है वो आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर हो रहे हैं। तो आप उन रिएक्शंस के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लगा के गिब्स फ्री एनर्जी के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके पास। बहरहाल वी प्रोसीड फर्दर फॉर द इक्वेशंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैंने यही इक्वेशन जो कि यहाँ पे मैंने लिखी, आगे आपके लिए लिखी बेटा, क्या है आपके पास, G which is convertible form of energy is equal to total heat content माइनस द नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टीएस जो है वो नॉन कन्वर्टेबल है, जो आपको अवेलेबल नहीं होगी टोटल में से, ठीक है, आप इसे निकालें, आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो यूजफुल होगी, वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगी अंडर कंडीशंस आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक। आपको पता है जो गिब्स फ्री एनर्जी है आपके पास वो स्टेट फंक्शन है, कैसे कि ये आपके पास एंथैल्पी H जो है वो भी स्टेट फंक्शन है आपके पास, टेम्परेचर T है और आपके पास एंट्रोपी S ये भी स्टेट फंक्शन है। तो ऑब्वियसली पर गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगा जी, स्टेट वेरिएबल होगा, स्टेट फंक्शन होगा आपके पास। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी फॉर इनिशियल स्टेट मैंने G1 लिख दिया, फॉर फाइनल स्टेट से G2 लिख दिया, इसी तरह से ये H1 हो गया, कंडीशंस आइसोथर्मल है आपके पास, टेम्परेचर T है TS1, और इसी तरह से आपके पास एंथैल्पी H2 ये हो गया, माइनस आपके पास अगेन कंडीशन टेम्परेचर की आपके पास आइसोथर्मल है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो T लिखा है मैंने TS2। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब अगर आप एप्रिशिएबल चेंज मालूम करना चाह रहे हैं बेटे, तो आप देखें G2 माइनस G1 क्या होगा आपके पास, डेल G मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ आपके पास, इसी तरह से H2 माइनस H1 क्या होगा जी, डेल H, फिर माइनस T आपके पास H2 माइनस H1 क्या होगा जी, T डेल S। तो आपके पास इक्वेशन 3 की एक सूरत आ गई जो कि शो कर रही है change in Gibbs free energy is actually equals to the change in enthalpy minus the non-convertible form of energy T del S। अच्छा, अब आपको पता है फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, और आपको पता है ये इक्वेशन कब वैलिड होती है आपके पास, जब कंडीशंस क्या हो, टेम्परेचर की आइसोथर्मल कंडीशंस हो। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशंस ले रहा हूँ, तो डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। अगर मैं T डेल S के लिए इस इक्वेशन को बनाऊं तो T डेल S किसके बराबर आ गया बेटा जी, Q, और रिवर्सिबल के बराबर आ गया। तो ये T डेल S है। इक्वेशन 3 को आप देखें तो इक्वेशन 3 में भी आपके पास T डेल S है, तो मैं इस T डेल S की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देता हूं, तो क्या बन गया आपके पास, डेल G इज इक्वल टू डेल H, ये अपनी जगह पर, माइनस Q रिवर्सिबल, आप इसे इक्वेशन 4 कहते हैं। अब आपको पता है बेटे ये डेल H है फ्रॉम द
डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी जो आप एफएससी में आप पढ़ के आए हो आपके पास, डेल एच किसके बराबर होता है? टोटल हीट कंटेंट। तो असल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है और आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, ठीक है। टोटल हीट कंटेंट आइसोबैरिक कंडीशन पे यही होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मैंने अब क्या किया बेटे, डेल एच की वैल्यू डाल दी, कुछ भी नहीं किया, मैंने रेड में मेंशन किया आपके समझने के लिए। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच की जगह पे मैंने लिखा डेल ई प्लस पी डेल वी, उसी तरह से क्यू रिवर्सिबल अपनी जगह पे है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर होता है जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द मैक्सिमम वर्क जो आपको मिल सकता है आपके पास। वंस अगेन आप ऊपर वाली इक्वेशन में क्यू रिवर्सिबल की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दें बेटा। नाउ द इक्वेशन जो आपके पास इस शेप में आ गई आपके पास, वो कौन सी है जी? डेल जी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस डेल ई माइनस डब्ल्यू मैक्स। आपके पास यहाँ पर माइनस था आपके पास, तो ये भी क्या हो गया जी? माइनस हो गया आपके पास। मैंने इसकी वैल्यू डाल दी आपके पास। आप देखें बेटा, जो चीज कट रही है आप उसे काट दें, डेल्टा ई जो है वो डेल्टा ई से कैंसिल हो रहा है। नीचे जो इक्वेशन बच चुकी है वो आपके सामने क्या है बेटे? डेल जी अपनी जगह पर है आपके पास, मैंने ये माइनस डब्ल्यू मैक्स इधर लिख दिया, प्लस आपके पास पी डेल्टा वी लिख दिया आपके पास। अब दोनों तरफ आप माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दें आपके पास, तो ये माइनस डेल जी हो गया आपके पास, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और आपके पास ये क्या हो गया जी? माइनस पी डेल वी। तो ये जो लास्ट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द डिफाइनर ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास। ये जो इक्वेशन है ये डिफाइन कर रही है गिब्स फ्री एनर्जी को, जो पहले मैं आपके लिए कर चुका हूं। क्या थी आपके पास बेटा? कि गिब्स फ्री एनर्जी इज actually the energy which is available for useful work, for maximum work other than the work of expansion। P del V work of expansion है आपके पास, इस वर्क के बगैर माइनस वन हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपके पास। इसके अलावा जो यूजफुल वर्क आपके पास सिस्टम परफॉर्म करेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी करेगा आपके पास। तो डेल जी किसके बराबर हुआ? बाय डेफिनेशन, बाय दैट इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर इक्वेशंस आर डिफाइनर ऑफ टर्म्स, डिफाइनर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो वही ये इक्वेशन कर रही है आपके पास कि देयर इज अ डिक्रीज इन डेल जी, कब? जब आपके पास वो सिस्टम मैक्सिमम वर्क करेगा अदर देन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन थी जो कि डेल जी के बारे में बता रही है आपको। नाउ सेकंड पोर्शन आपके पास बेटे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कौन सी आपके पास फ्री एनर्जी है? इट इज एक्चुअली द यूजफुल फ्री एनर्जी विच इज अवेलेबल अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशंस के ऊपर आपके पास, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या है बेटे आपके पास? इट इज डिनोटेड बाय ए। तो क्या है आपके पास? मैं इसे लिखता हूं। आपको पता है जिस वक्त आपके पास आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशंस होती हैं तो उस वक्त आपके पास जो टोटल हीट कंटेंट होता है आपके पास वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ई के, ठीक है, या इंटरनल एनर्जी ई के बराबर होता है आपके पास। ये टोटल हीट कंटेंट होता है जो कि अवेलेबल होता है आपको अंडर आइसोकोरिक कंडीशन। जैसा कि एंथैल्पी जो था वो आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर आपके पास टोटल हीट कंटेंट अवेलेबल था। अब वंस अगेन क्या ये टोटल जो हीट कंटेंट है आइसोकोरिक कंडीशंस के ऊपर क्या ये कन्वर्टेबल है इनटू द यूजफुल वर्क या इनटू द यूजफुल एनर्जी आपके पास? तो वंस अगेन क्वेश्चन जो है आपके पास इसका आंसर है नो, ये कन्वर्टेबल नहीं है। इसमें से कुछ हिस्सा जो है बेटे आपके पास वो क्या होगा जी? माइनस होगा। वो कौन सा हिस्सा आपके पास? एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिस्टम का, और उसकी जो एंट्रोपी आपके पास वो कन्वर्टेबल नहीं होती। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट आएगा इस कंडीशन के ऊपर आपके पास वो कौन सी आपके पास होगा जी? वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए होगा जो कि बराबर है किसके जी? ई माइनस टी एस। जैसा कि गिब्स फ्री एनर्जी का यूजेज मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस में हो सकता है, तो कहते हैं आपके पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोसिव रिसर्च में, जहां पर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती है आपके पास ही। नाउ अगर इंटरनल एनर्जी ई, टेम्परेचर और एस जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं तो ऑब्वियसली आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी आपके पास क्या जी? स्टेट फंक्शन है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो इसके लिए मैंने लिखा A1 इनिशियल स्टेट के लिए, A2 फाइनल स्टेट के लिए आपके पास। इसी तरह से ये E1 हो गया इनिशियल के लिए और ये फाइनल के लिए E2 हो गया। एंड सिमिलरली TS1 हो गया आपके पास, TS2 हो गया। टी में चेंज नहीं लिखा, आइसोथर्मल कंडीशंस हैं आपके पास। इस वजह से मेरे पास इक्वेशंस कौन सी आ गई बेटा? इक्वेशन 1 और 2।
अब अगर आप लोग मैसिव चेंज 4 है आपके पास, मैंने डेल्टा लिखा है आपके पास उसके लिए, तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसके बराबर है बेटा, A2 माइनस A1 के डेल ए हो गया, E2 माइनस E1 क्या हो गया, डेल्टा E माइनस T डेल S के बराबर आ गया आपके पास। नाउ फिर से हम T डेल S के लिए इक्वेशन को बनाएंगे। वंस अगेन हमें पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या होती है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, ये बराबर होती है Q रिवर्सिबल बाय T के, या T डेल S ये वाला आपके पास T डेल S इसके लिए बना रहा हूँ, ये बराबर हो गया किसके जी, Q रिवर्सिबल के आपके पास। तो अब आपके पास बेटे क्या है, आपको पता है आगे वंस अगेन इसे आगे और मैं लेके जाऊं आपके पास, तो Q रिवर्सिबल क्या होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बराबर होता है किसके जी, डेल E प्लस डब्ल्यू मैक्स के, ठीक है। और फिर अगर आप डेल E के लिए बनाना चाहते हैं तो डेल E किसके बराबर हो गया आपके पास, सी Q रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, ये इस तरफ चला गया आपके पास, तो डेल्टा E की वैल्यू ये आ गई आपके पास। तो अब बेटे आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, पहला जो है वो T डेल S है, दूसरा जो है आपके पास वो क्या है जी, डेल E है। मैं इन दोनों को इनकॉर्पोरेट डालता हूं आपके पास कौन सी इक्वेशन में जी, इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ जो इक्वेशन बच गई आपके पास, जो न्यू सूरत इसकी आ गई वो कौन सी है जी, डेल A इज इक्वल टू व्हाट, Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है किसकी, डेल E की, ये ठीक है। और T डेल S किसकी वैल्यू, T डेल S की जगह मैंने कौन सी वैल्यू डाल दी, Q रिवर्सिबल डाल दी आपके पास, ये दोनों कट गए, जो फाइनल इक्वेशन बच चुकी वो कौन सी है जी, डेल्टा A इज इक्वल टू W मैक्स। तो ये नजर आ रहा है आपको कि भाई जिस वक्त आपके पास कंडीशंस जो होंगी वो आइसोथर्मल आइसोकारिक होंगी, तो जो एनर्जी में आपके पास जो एनर्जी में डिक्रीज आएगा वर्क की वजह से, वो एनर्जी जो डिक्रीज हुई आपके पास वो असल में यूजफुल एनर्जी है, वो यूज हुई है इन परफॉर्मिंग द यूजफुल वर्क अंडर आइसोथर्मल आइसोकारिक कंडीशंस। और ये एनर्जी जो एक्चुअली है वो कौन सी आपके पास जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। जैसा कि मैंने गिब्स फ्री एनर्जी को पहले डिस्कस किया आपके पास, वो कौन सी थी, वो अंडर आइसोथर्मल आइसोबैरिक कंडीशंस पे थी, और अब लास्ट में आपके सामने है डिस्कस किया किसको जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को, जो कि अंडर आइसोथर्मल आइसोकारिक कंडीशंस के ऊपर है जी।